Hello everyone. So today in this video I'm gonna start your major 4, that is understanding globalization. ठीक है, तो मतलब इस वीडियो में आपका जो मेजर 4 सब्जेक्ट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन उसको जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। उसका फर्स्ट यूनिट जो है स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट का नेम आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज़ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इश्यूज डिबेट्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मीन्स कि आपकी जो बुक है पूरी ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पे है। ठीक है, आप इस बुक में पूरा ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब क्या रोल है इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट सब टॉपिक के साथ, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। मीन्स की इवोल्यूशन की बात होती है मेनली यहाँ पे, कैसे जो है ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इवॉल्व हुआ। ठीक है, आज की डेट में सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता है ग्लोबलाइजेशन, बल्कि एक एंशियंट टाइम से जो है चलता आ रहा है इस प्रोसेस को। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज थ्रू इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस। मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कंट्रीज जो है आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस के थ्रू। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, कंट्री जो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। मीन्स कि अगर एक कंट्री में कोई क्राइसिस होता है, कोई इवेंट होता है, तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है दूसरी कंट्री के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है एक मॉडर्न फेनोमेना देखा जाता है, लेकिन फिर भी ग्लोबलाइजेशन की जो है डीप हिस्टोरिकल रूट्स हैं। ठीक है, जो कि ट्रेस्ड होती हैं इसके एंशिएंट सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अर्ली ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो जो अर्लीस्ट फॉर्म थी ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है, मतलब कि पहली फॉर्म जो थी आप कह सकते हो, वो अमर्ज हुई थी ट्रेड एंड माइग्रेशन के थ्रू। ठीक है, ट्रेड मीन्स के व्यापार के थ्रू, माइग्रेशन में आपको पता है ना, मतलब इन चीज़ों के थ्रू जो है स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस जो था ग्लोबलाइजेशन का, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर। बात करें कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशंस की, जैसे कि मेसोपोटामिया होगी, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन, जो कि एंगेज थी इस रीजनल एंड इंटर रीजनल ट्रेड में। ठीक है, इस प्रोसेस को एनहांस करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट जो सिल्क रोड था वो कनेक्ट करता था चाइना को, इंडिया को, पर्शिया को, मिडल ईस्ट को एंड यूरोप को। ठीक है, एक्सचेंज यहाँ पे एक्सचेंज होती थी गुड्स की, आइडियाज़ की, रिलीजन्स की हुई थी। ठीक है, जैसे कि आपने पता है हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म जो मेजर रिलीजन्स थे एट दैट टाइम। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी की भी ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, जैसे कि पेपर हो गया, गन पाउडर हो गया। तो ये था अर्ली ट्रेड कल्चर एक्सचेंज। नेक्स्ट है, हाँ, तो इंडियन ओशन ट्रेड जो था, मतलब इंडियन ओशन जो ट्रेड रोड्स थी, ठीक है, जो ओशन में मतलब रोड्स थी, ठीक है, वो कनेक्ट करती थी ईस्ट अफ्रीका को, मिडल ईस्ट को, इंडिया को एंड साउथ ईस्ट एशिया को, जो कि लीड करता था कल्चरल डिफ्यूज़न के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में पॉइंट, दैट इज़ एम्पायर्स एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम जो है एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लार्ज जो एम्पायर्स थे बहुत बड़े बड़े, जैसे कि रोमन एम्पायर की अगर हम बात करें, पर्शियन एम्पायर था, हैन डायनेस्टी तो थी, उसने एक्सपेंड किया, मतलब प्रमोट किया इस जो ट्रेड नेटवर्क्स थे इनको और ज़्यादा एनहांस किया, और ज़्यादा बढ़ावा दिया इनको। ठीक है, लैंग्वेजेस को सेपरेट करते हुए, कल्चर्स को एंड टेक्नोलॉजीज़ को। देन जो सेपरेट था रिलीजन्स का, हिंदुइज़्म का, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इन्होंने आल्सो जो है कंट्रीब्यूट किया है एक शेयर्ड कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के लिए अक्रॉस डिफरेंट नेशंस के अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अर्ली मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन। सो अर्ली मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनियलिज्म। तो ये यूरोपियन एक्सप्लोरेशंस थी 15-17 सेंचुरीज़ के बिटवीन, वाई पोर्टुगल के द्वारा, स्पेन के द्वारा, ब्रिटेन एंड नाइदरलैंड। उन्होंने आल्सो जो है एक फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है उसको जो है स्टार्ट किया। ठीक है, जो कोलंबियन एक्सचेंज थी पोस्ट 1942 में, उसने जो आल्सो ट्रांसफ़र, वहाँ पे क्या होता था कि ट्रांसफ़र होती थी क्रॉप्स की, पोटैटोज़ हो गए, जैसे टोमेटो हो गए, मेज़ हो गया। ठीक है, एनिमल, हॉर्सेस, कैटल वगैरह, डिसीज़, स्मॉल पॉक्स बात करें, ठीक है, बिटवीन द अमेरिकाज़ के बीच में, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में। ठीक है, इस तरह का जो है ट्रांसफ़र हुई इन चीज़ों की। ठीक है, क्रॉप्स की, एनिमल्स की, डिसीज़ की। नेक्स्ट है
you can see here, that is rise of mercantilism and transatlantic trade। तो यूरोपियन जो पावर्स थी यहाँ पे, उन्होंने जो है कॉलोनी मतलब यहाँ पे यूरोप में जो है स्ट्रॉन्ग मतलब नेशंस थे उस टाइम पे, ठीक है, उन्होंने जो है कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश किया अमेरिकाज़ में, अफ्रीका में, एशिया में, एक्सप्लोइटेशन करते हुए रिसोर्सेज की, मतलब वहाँ के रिसोर्सेज को जो मतलब जो नेशंस थे, ठीक है, उनकी और जो रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट किया, और इंडिजिनस पॉपुलेशंस जो थी वहाँ की रहने वाली, उसको जो है एक्सप्लॉइट किया। देन जो ट्रायंगुलर ट्रेड था वो करेक्ट करता था यूरोप को, अफ्रीका को एंड अमेरिका को, ठीक है, कुछ स्लेव्स के साथ जो कि ट्रांसपोर्ट होते थे अफ्रीका टू वर्क ऑन प्लांटेशन के ऊपर, ठीक है, प्लांटेशन के ऊपर जो है काम करते थे न्यू वर्ल्ड में। देन जो पीरियड था, ठीक है, अर्ली मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का पीरियड, इसने जो है आल्सो राइज देखा यहाँ पे ग्लोबल ट्रेडिंग, मतलब हमें यहाँ पे ग्लोबल जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई यहाँ पे, ठीक है, जैसे बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यू कैन सी हियर, इंडस्ट्रियल एंड मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन। तो अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की। सबसे पहला पॉइंट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था 19 सेंचुरीज़ के बिटवीन, उसने जो है मॉस प्रोडक्शन की, ट्रेड को इंक्रीज़ किया, और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ थी, मीन्स कि गवर्नमेंट का रोल जो है कम से कम होना, उसको जो है एनहांस किया, इंक्रीज़ किया, ठीक है। इसने ट्रांसपोर्टेशन को आल्सो इम्प्रूव किया, स्टीम शिप्स हो गए, ऐसे रेलवेज़ हो गए, कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन, एंड मेड इंटरनेशनल ट्रेड फास्टर, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड था उसको और ज़्यादा फास्टर बनाते हुए और ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हुए जो है इन चीज़ों में जो है इम्प्रूवमेंट आई। क्लियर। नेक्स्ट है जो कॉलोनलाइजेशन थी वो वहाँ पे कंटिन्यू हो रही थी यूरोपियन पावर के साथ, ठीक है, जो कंट्रोल कर रही थी अफ्रीका को और एशिया को एम्पीरियलिज्म के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ वर्ल्ड वॉर्स एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब वर्ल्ड वॉर के बीच में किस तरह का प्रोसेस था ग्लोबलाइजेशन का। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करें जो कि हेल्ड हुई थी 1418, ठीक है, के बीच में, उसने क्या है, डिसरप्ट किया जो ग्लोबल ट्रेड था। मतलब जब वर्ल्ड वॉर हुई तो मतलब जो कनेक्शंस थे कंट्रीज़ के वो मतलब डिसरप्ट हो गए, और लेकिन इस चीज़ ने क्या है आल्सो फोस्टर किया था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इंटर वॉर पीरियड था उसने इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को देखा, ठीक है, जैसे बात करें ग्रेट डिप्रेशन जो था 1929 का, ठीक है, जिसने प्रोटेक्शनिज्म की ओर लीड किया, मीन्स की पॉलिसी मतलब कुछ क्या पॉलिसीज़ को जो है पुट किया गया ट्रेड के ऊपर, जिसने इस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को जो है रिड्यूस किया थोड़ा सा, ठीक है। देन वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करें जो 1939 में स्टार्ट हुई, 1945 में जो है ख़त्म हुई, इसने जो है आल्सो डिक्लाइन किया यूरोप, मतलब जो यूरोपियन की कॉलोनियल पावर थी उस टाइम में उसमें डिक्लाइन देखने को मिली सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। और एक स्टेज सेट की इसने एक न्यू फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन के लिए जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के, मतलब यहाँ से जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस उनको एस्टैब्लिश किया गया, जिससे जो है इस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में एक न्यू इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली, एक न्यू फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन के बारे में अब, ठीक है। सो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहला पॉइंट है पोस्ट वॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब वॉर के बाद में जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ आपस में, जो प्रोसेस है वापस से इंक्रीज़ हुआ। ये जो एस्टैब्लिशमेंट थी यूनाइटेड नेशन की, यूएन की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया 1945 में, जो मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ये इंस्टीट्यूशंस थे इनको एस्टैब्लिश किया गया, जिनका एम था कि फॉस्टर करना ग्लोबल कोऑपरेशन को, ठीक है। देन बात करें जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था 1944 में एस्टैब्लिश किया, उसने आल्सो एक स्टेबल ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम को जो है क्रिएट किया, मेजर करेंसीज को लिंक करते हुए यूएस डॉलर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो जनरल एग्रीमेंट था टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर, इनको आप पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यूएन IMF के बारे में, मतलब जितने भी जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। हाँ, तो इसकी बात कर रहे थे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब इसको एस्टैब्लिश किया जो मतलब बाद में रिप्लेस हो गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब जिसका पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में हम इसको बोलते हैं, पहले जो था इसको हम गेट बोलते थे, मतलब GATT, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1955 में इसको रिप्लेस किया गया WTO के नाम से, ठीक है, वर्ल्ड दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम क्या है फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। क्लियर। नेक्स्ट है
कोल्ड वॉर एंड मतलब कोल्ड वॉर एंड ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे मतलब किस तरह का प्रोसेस रहा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का। तो बात करें जो वर्ल्ड था वो मतलब इस टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम पे वर्ल्ड जो था डिवाइड था, ठीक है, दो इकोनॉमीज़ के मतलब दो आइडियोलॉजी के बीच में, दैट इज़ कैपिटलिस्ट, सेकंड इज़ कम्युनिज्म, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट जो थी वो यूएसए के द्वारा मतलब यूएसए की आइडियोलॉजी थी, एंड कम्युनिस्ट जो थी वो यूएसएसआर की ब्लॉक की थी, ठीक है। तो इस टाइम पे जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन था वो उसने एक्सपैंड किया एज द यूएसए प्रमोटेड फ्री मार्केट पॉलिसीज। मतलब जो इकोनॉमिक जो ग्लोबलाइजेशन जो आर्थिक वैश्वीकरण था वो इस टाइम पे जो है इंक्रीज़ होने को देखता है, मतलब हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो यूएसए था इस टाइम पे उसने फ्री मार्केट को पॉलिसीज़ को जो है प्रमोट किया, वाइल जो ऑन दी अदर हैंड यूएसएसआर था उसने जो है इकोनॉमीज़ को कंट्रोल किया था अंडर कम्युनिज्म, ठीक है। देन जो फॉल था बर्लिन वॉल का 1989 में, और जो क्लैप्स था सोवियत यूनियन का 1991 में, उसने जो है ये जो प्रोसेस था ग्लोबलाइजेशन का इसको वंस अगेन जो है एक्सिलरेट किया, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जो राइज था इंटरनेट का 1990s के पीरियड में, डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, ऑटोमेशन हो गया, उसने ट्रांसफॉर्म किया ग्लोबल ट्रेड को, फाइनेंस को एंड कम्युनिकेशन को, ठीक है। नेक्स्ट जो एमरजेंसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस थी, क्या आज की डेट में बात करें एप्पल हो गया, गूगल हो गया, अमेज़ोन हो गया, उसने एक मतलब ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी को जो है और ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी को क्रिएट किया, जिससे मतलब कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट हुई, ठीक है। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स लाइक द यूरोपियन। मतलब इस पीरियड में क्या होता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन होती है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स की। जैसे बात करें यूरोपियन यूनियन की, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था जो कि फ्री ट्रेड को जो है प्रमोट करता है, एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो था, ठीक है, आसियान जिसको बोलते हैं, उसने स्ट्रेंथन किया इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को, ठीक है। देन जो चाइना का राइज था एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, स्पेशली बात करें जब उसने ज्वाइन किया था WTO को 2001 में। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो दैट इज़ कि चाइना ने कब जो है ज्वाइन किया वर्ल्ड WTO को 2001 में, ठीक है, जिसने रीशेप किया ग्लोबल ट्रेड को, मतलब वापिस से जो मतलब नेचर था उसको चेंज किया ग्लोबल ट्रेड का, ठीक है। तो ये था इवोल्यूशन। नेक्स्ट थोड़े से इसके चैलेंजेस जो हैं देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। सो चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहला पॉइंट है दैट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंक्रीज कर चुका है वेल्थ को, वेल्थ डिस्पैरिटी को। मीन्स कि जो वेल्थ के जो मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर एक पर्सन को मिलनी चाहिए वो उसके मतलब उसकी नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। जो पुअर नेशंस हैं वो बैकवर्ड रह जाते हैं इन बेनिफिट से, ठीक है, उनको वो ज़्यादा गेन नहीं कर पाते हैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ से। तो मतलब डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो गैप है, जो इनइक्वालिटीज़ हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो इंक्रीज़ हो रही हैं, स्पेशली इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। क्लियर। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉस प्रोडक्शन जो है वो आल्सो क्लाइमेट चेंज एंड रिसोर्स जो डिप्लेशन जो है इस तरह के इश्यूज़ को जो है क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। देन है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। तो बात करें इसके ग्लोबलाइजेशन के अंडर ही जो वेस्टर्नाइजेशन जो है वो इम्पैक्ट कर चुका है लोकल कल्चर को, ट्रेडिशंस को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम जो है वेस्टर्न कल्चर को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। फास्ट फूड चेन्स की बात करें जैसे कि मैकडॉनल्ड हो गया, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है हम प्रेफर करते हैं वेस्टर्न के। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो अपना खुद का कल्चर है उसको जो हम जो है इरोज कर रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं उसको, ठीक है, और वेस्टर्न कल्चर को जो है डे बाई डे अडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल टेंशंस। तो जो ट्रेड वॉर्स हैं, नेशनलिज्म एंड जियो पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, बात एग्जांपल के तौर पे यूएसए चाइना टेंशंस हो गए, ठीक है, ब्रेक्सिट हो गया, वो इस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को जो है वो चैलेंज करते हैं, ठीक है। देन पेंडेमिक्स की बात करें तो पेंडेमिक्स कैसे क्रिएट हुआ, आल्सो ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही हुआ है, ठीक है। जो कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें 2020 में, ठीक है, जो कोरोना वायरस आपने नाम सुना है जिसका, ठीक है, देखा भी है, उसने जो है ग्लोबल सप्लाई चेन जो थी उसको डिसरप्ट किया, ट्रैवल को जो है डिसरप्ट किया, सभी लोग जो है घर में रह रहे थे, ठीक है। क्वेश्चनिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ मतलब जो सस्टेनेबिलिटी है ग्लोबलाइजेशन की उसके अगेंस्ट क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अब कॉन्क्लूज़न की। तो ये ठीक है, ये कुछ चैलेंजेस थे, इश्यूज़ थे ग्लोबलाइजेशन के। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्क्लूज़न की। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो इवॉल्व हुआ है एंशिएंट ट्रेड नेटवर्क से, ठीक है। मतलब कि आज की डेट में जो ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करता है
इसकी जो रूट्स जो हैं वो हिस्टोरिकल टाइम से आप देख सकते हो, ठीक है, एंशियंट टाइम से इसकी रूट जो है रिलेट करती हैं। तो ये एंशियंट टाइम से जो है इवॉल्व हुआ है मॉडर्न डिजिटल, मतलब आज की डिजिटल इकोनॉमीज़ की। और ठीक है, कुछ चैलेंजेस आपने यहाँ पे देखे, ठीक है, डिस्कस किए। नेक्स्ट लास्ट में आप लिख सकते हो कि जो फ्यूचर है ग्लोबलाइजेशन का वो डिपेंड करता है हाउ नेशंस बैलेंस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद सस्टेनेबिलिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। मतलब कि जो नेशंस हैं वो कैसे आपस में कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, एट ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, कैसे वो इन्वायरमेंटल कंसर्न इश्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, ठीक है। ये फ्यूचर है ग्लोबलाइजेशन का इन्हीं चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मोटिव ये कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसके दोनों ही जो है इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी, ठीक है। नेक्स्ट हम आप पूरी बुक में इसको जो है आप पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो ये था कॉन्सेप्ट आज का, दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आई होप फ्रेंड्स आपको जो इवोल्यूशन था वो क्लियर हो चुका होगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।